आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की लगातार नॉनस्टॉप मेगा कवरेज G20 समिट पर। भारत पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं और भारत का दिल्ली में जो भारत मंडपम इस वक्त सजा हुआ है वहां पर दुनिया के बड़े बड़े नेता मिलकर मंथन कर रहे हैं वैश्विक समस्याओं के मुद्दे पर। और इस वक्त जो पहला जो सत्र चल रहा है उसका थीम है वन अर्थ और इसमें मूलतः जो उसका प्राइम इशू है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। उसके मुद्दे पर यहां बात करने की कोशिश हो रही है। हम सब जानते हैं कि यह विषय कैसा है। इस पर डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें हम हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच बड़ी खींचतान चलती है। हम चाहते हैं कि हमें अभी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते रहने दिया जाए और हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है विकसित देशों से, वो हमें साथ साथ मिलती रहे। तो इस पर देखिए कितनी बात आगे बढ़ती है। बहरहाल इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जब आज इन सारे वैश्विक नेताओं से सुबह में औपचारिक शुरुआत के वक्त मिले, उस वक्त कोणार्क चक्र के सामने तस्वीरें खिंचाई गईं। हमने आपको जो बाइडेन की तस्वीर दिखाई थी। अब चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग, उनका स्वागत जब प्रधानमंत्री ने किया उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए। ली क्यांग से प्रधानमंत्री की मुलाकात की यह तस्वीर आपके सामने है। एक फर्म हैंडशेक, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नेता उनसे मिल रहा है। और जैसा हम लोग आपसे कह रहे थे कि अमेरिका की जो टीम आई हुई है वो कह रही है कि भाई क्यों नहीं आए चीन के नेता, ये उसका जवाब उनको देना चाहिए और ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मंच पर वो नहीं है। बहरहाल उनके प्रधानमंत्री से मुलाकात जब प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। एक फर्क देखिए, देखते ही पता चल जाता है कि लीडर कौन होता है, लीडर क्या है। अब शी जिनपिंग साहब की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक बात, वो प्रधानमंत्री में दिख रहा है कि वो अथॉरिटी नहीं है इनके पास। मोदी जिस अथॉरिटी से अपनी बात कह रहे हैं वो इनके पास कम से कम नहीं नजर आ रही। इसका भी जरा थोड़ा सा विश्लेषण होना चाहिए कि कितनी देर कोणार्क चक्र के सामने कौन सा नेता रहा और उससे प्रधानमंत्री किस तरह से मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत साफ दिख रहा है कि जो चीन के प्रधानमंत्री हैं उनको भी पता है कि हम सिर्फ रस्मी औपचारिकता निभाने आए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि यहां हम अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं। ये बहुत साफ साफ दिख रहा है उसमें पूरी जो। और जब आप वही वीडियो देखते हैं जो बाइडेन के साथ, या जो बाइडेन छोड़िए, आप जब अलग अलग संस्थाओं के प्रमुखों के साथ देखते हैं तो लगता है कि उनके साथ वो किस तरह की बात कर रहे हैं, जो आगे रणनीतिक तौर पर जो बात होने वाली है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और यहां उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी भर है, लेकिन हम चूंकि इस मंच पर हैं, अतिथि देवो भव, हम उस परंपरा के हैं, तो वो सम्मान है। देखिए एक चीज और है जफर साहब, इसमें सोचें तो ये जितने नेता यहां पर इस वक्त इकट्ठा हैं, अगर एक एक्सपीरियंस की बात करें एज हेड ऑफ स्टेट, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे अनुभवी हैं इनमें। भाई 10 साल आपको सरकार चलाते हुए हो गए और वो इसी भारत मंडपम से ये बात भी कह चुके हैं कि दुनिया भी जानती है कि तीसरे टर्म में इलेक्शन में क्या होने जा रहा है और इसीलिए वो उसी गर्मजोशी के साथ एंगेज भारत के साथ कर रहे हैं। बाकी कोई नेता ऐसा इनमें से नहीं है जिसके पास ऐसा 10 साल का अनुभव हो, समेत बाइडेन साहब। यानी हाँ, बाइडेन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। एज वाइस प्रेसिडेंट काउंट कीजिएगा तो फिर 8 साल हो गया। लेकिन मोदी साहब 14 साल एक तरह से कहें कि मोटा मोटा 2 दशक से ज्यादा वो लगातार ऑफिस में है, एक स्टेट को चलाया। अच्छा देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर भी अगर आप देखें तो शायद कोई चीफ मिनिस्टर आपको ऐसा मिलेगा जिसने दुनिया के सफर इतने सब किए थे। यानी एज चीफ मिनिस्टर भी वो चाइना गए थे, एज चीफ मिनिस्टर वो जापान गए थे। और रही बात चाइना की जो आपने कही, देखिए मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदुस्तान का या G20 का कोई नुकसान है उनके ना आने से। उनके ना आने से नुकसान उनका अपना है, क्योंकि आज कोई ना कोई जिक्र भी नहीं किया। भाई बोलते ना, वो हमारे सलीम साहब कहते थे एक मर्तबा कि बोले कि कुछ जगहों पर जाने में इज्जत मिलती है, कुछ जगह पर नहीं जाने में मिलती है। लेकिन अगर नहीं जाने पे कोई आपका पूछे भी नहीं तो फिर वो आपकी बेइज्जती है। तो यहां देखिए, आप नहीं आए, कोई ने नहीं पूछा, उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ, सबने कहा आए होते तो बहुत अच्छा होता। तो मैं समझता हूं कि वो बात भी नहीं रहेगी अब। यानी वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन जैसा भी आएगा वो सब होगा तो रहेगा भी, बल्कि वो अफसोस करेंगे कि काश मैं गया होता। अब देखिए, आपने चीन की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो फिर ये मुद्दा तो इस पर बात किए बगैर नहीं रहा जा सकता। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, देखिए चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, जो पूरा सेंट्रल एशिया तक ले जाने की बात थी, वो तो फेल हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि वो काम तो अब नहीं हो पा रहा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, सब ठप पड़ गया है।
अच्छा, राहुल गांधी फिर भी कह रहे हैं कि भाई चीन के पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पर एक विजन है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ रहा है सौरव। बल्कि ये जो अरब मुल्क जो आए हैं वो लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका के साथ रेल नेटवर्क फ्रॉम इंडिया टू। करेक्ट, बिल्कुल। तो अगर वो हो गया तो फिर वो तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये पूरे सेंट्रल एशिया से होता हुआ एक रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी बने। सऊदी अरेबिया इट कैन गो देन फर्दर एनीवेयर। यानी ओरिएंट एक्सप्रेस जो किसी जमाने में टर्की से लंदन चलती थी, वो बात बनने जा रही है शायद, क्योंकि जब इंडिया आता है तो बांग्लादेश भी आ जाएगा उधर, बांग्लादेश से उधर म्यांमार भी आ सकता है जहां हिंदुस्तान के अपने बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। तो ये जो रेलवे नेटवर्क की जो बात हो रही है अभी गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के साथ, वो ऑलरेडी उसको इररेलेवेंट कर देगा फिर चीन के बेल्ट एंड रोड को। बिल्कुल ठीक। राहुल गांधी ने दरअसल बात ये कही, उन्होंने कहा था कि चीन में आजादी नहीं है, चीन के अंदर राजनीतिक आजादी लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक प्रोडक्शन का एक मैकेनिज्म बना लिया है, वो प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है। वो कह रहे हैं कि भारत ये विजन नहीं दे पा रहा है कि हम आजादी के साथ लोकतांत्रिक तरीके से एक डेमोक्रेसी के तौर पर वैसा ही प्रोडक्शन हाउस बन पाए। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अब इसको मतलब सीधे सीधे अगर कहें तो ये लगभग देश विरोधी गतिविधि है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसे समय में जब आपके यहाँ दुनिया इसलिए खड़ी है कि भाई हम एक कोई शेयर्ड विजन लेके आएंगे, शेयर्ड सॉल्यूशन लेके आएंगे, हम दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, जो डेडलॉक्स हैं, जहां हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहां हम कोई बात कर रहे होंगे और उसमें हमारा भरोसा है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसकी थीम पर पूरी G20 समिट है, ऐसे समय में अगर आप प्लान करके जाते हैं, यूरोपीय यूनियन के देशों में जाते हैं, वो जो यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस हैं जो आमतौर पर एंटी इंडिया स्टैंड के लिए जाने जाते हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, तो ये देश के हित वाली बात तो नहीं हो सकती। आपको एतराज ज्यादा किस बात पर है कि वो किन लोगों से मिल रहे हैं या किस वक्त मिल रहे हैं? नहीं, वो जिन लोगों से मिल रहे हैं और क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं जिनका कश्मीर पर जो रुख है वो दुनिया जानती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 370 के समय सबसे ज्यादा हल्ला हंगामा मचाया। ये वो लोग हैं ठीक उसी तरह का रेजोल्यूशन पास करते हैं जैसा राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं। और जब चाइना की आप बात करते हैं तो देखिए दुनिया क्या कह रही है चाइना के बारे में। दुनिया आज चाइना के बारे में यह कह रही है कि भाई वहां इस तरह का माहौल नहीं है कि कल को फिर कोई संकट आया तो हमारे लिए हमारी जो सप्लाई चेन है दुनिया की, उसको कुछ एक तरह से कहें कोई रास्ता मिल पाएगा, क्योंकि उनके यहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे सबके यहां वो कोविड आया तो किसी को छोड़ा थोड़ी नहीं, लेकिन हमारे यहां पता है कि अच्छा भाई ये लॉकडाउन लगाया, ये रास्ता है, ये यहां ये मुश्किलें हैं। चीन में किसी को कुछ पता नहीं, कितने लोग मरे, कितने लोग बर्बाद हुए, क्या कुछ हुआ, कितने लोगों का जीवन खत्म हो गया, कैसे उसको ठीक किया गया, नहीं पता। और उस देश को जो मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार के लिए जाना जाता है, उस देश को जहां मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है, उस देश को जिसका अकेला देश है जिसके मतलब नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसे रिश्ते और किसी देश के नहीं है, ट्रेन से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष घूम टहल के चले जाते हैं। आप अगर उनको यूरोपीय यूनियन, और यूरोपीय यूनियन अपने आप को तो वो कहते हैं कि हम तो चैंपियन हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के, आप अगर उनके साथ खड़े हैं और फिर आपका वो बयान याद आता है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, तो आप खबर करने गए हैं क्या? नहीं, ये तो वो अभी भी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र जो है वो दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और भारत में सारी संस्थाओं पर जो है वो कब्जा किया और जब वो कह रहे थे तो उस समय देश में 7 विधानसभा के चुनाव होते हैं 6 राज्यों में, 7 में 3 ही भाजपा जीत पाती है, 4 हार जाती है। देखिए इस पर तो वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है। देखिए टाइमिंग की बात तो हो सकती है कि दुनिया यहां है, सबकी निगाहें यहां हैं, वर्ल्ड लीडर्स मौजूद हैं, आप उस वक्त क्यों ये सब बातें? नहीं, सिर्फ टाइमिंग। लेकिन देखिए उन्होंने कश्मीर पर उन्होंने कहा कि हमारा CWC का रेजोल्यूशन आप देख लीजिए, वही हमारा स्टैंड है। वो मणिपुर पर नहीं बोले। राहुल गांधी साहब ने जो मैन्युफैक्चरिंग की बात की, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। देखिए आप चाइना और इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा अपना एक अलग है। जैसे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है जो बहुत सारी चीज़ों में, गाड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग हैं। चाइना जो है वहाँ आपको पता है कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, यानी जो लेबर जो है वो, और कोई बिल्डिंग अगर यहाँ से आज निकाल देनी है निकल जाएगी। हमारे यहाँ एक ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इश्यू है, आप किसी वर्कर को निकाल नहीं सकते, एक बड़ा पूरा एक लेबर डिपार्टमेंट है और सब कुछ है, तो आप चाइना के साथ इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया, उसके मुकाबले में बहुत सारी वो चीजें ले ली जो चाइना नहीं है। जैसे हम IT के सेगमेंट में आज हमारा कितने $1 बिलियन का एक्सपोर्ट है,
उससे क्या क्या चलता है, क्या क्या चीजें जाती हैं। तो हमने उसके मुकाबले में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो चीजों को हमने लिया। हमने ये आपके जो स्टार्टअप जो आए जिस तरह से, तो हमने पैरेलल में अगर किसी चीज को नहीं लिया, जैसे इंग्लैंड जो है किसी जमाने में मैन्युफैक्चरिंग हब था, लेकिन वो धीमे धीमे उन्होंने देखा कि नहीं यार ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करना हमारे मुल्क में, तो अब हम वहां भेज देते हैं। तो हमने भी बहुत सारी चीजों को इधर उधर भेजा। जैसे हम फैक्ट्री वाले हैं, हम लोग पहले पैटर्न से लेकर हर चीज अब बनाते थे, लेकिन अब हमने देखा कि नहीं वो उसको आउटसोर्स कर दिया, वो उसको आउटसोर्स कर दिया। हम सिर्फ वो जो लास्ट में होता है भाई, जो अमेरिका क्या करती है, किसी जमाने में अमेरिका मैन्युफैक्चर करती थी हर चीज, अब क्या होता है? आपने फर्क बताया कि चीन कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग हब का हॉटस्पॉट बन गया और हम अलग तरीके से डेवलप, हमारे यहाँ उसका एक अलग तरीका है, एक अलग सिस्टम है। नहीं वो, और एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब 80 के दशक में चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया दुनिया का, तो कौन सी सरकार थी भारत? राहुल गांधी तो दरअसल कांग्रेस की ही जो चीजें रह गई उसको बार बार उजागर करते हैं। कहते हैं 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार वैसा हो रहा था जैसा आज मुस्लिमों पर है, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में क्या क्या हुआ गड़बड़। वो कह रहे हैं कि चीन आज इतना आगे निकल गया, भारत नहीं निकल पाया, इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक और अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उन पॉलिसीज को नहीं लागू कर पाए। और जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, जिसको मैं खतरनाक कह रहा हूं, जब आप कहते हैं कि चाइना के पास विजन है, एक डिक्टेटर कंट्री जो वन पार्टी डेमोक्रेसी जैसा एक जुमला उछालती है, शब्द उछालती है, जहां दुनिया की डेमोक्रेसीज कह रहे हैं कि भाई देखिए चीन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, ये क्या करते हैं, कब करते हैं, ताइवान का क्या हाल कर रखा है। और जब यहां मजाक बना रहे थे कि स्टैंडर्ड मैप चाइनीज आ गया, अरे भैया चाइनीज स्टैंडर्ड मैप आया तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, भारत, इतने देशों ने कहा कि ये क्या तमाशा करते हो, जब मर्जी करता है कि स्टैंडर्ड मैप लेके आते हो। ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख दे, वो कहते हैं हमने शहरों के नाम बदल दिए। आप दूसरे देश का नाम बदलना है, आप भी बदल दीजिए। राहुल गांधी क्या जिन यूरोपीय यूनियन के सांसदों से मिल रहे थे, उनसे प्रेरणा लेकर कहेंगे कि अगला जब भी हमको अवसर मिलेगा चीन में मानवाधिकार उल्लंघन पर हम भारत की संसद में चर्चा करेंगे। चीन के पास विजन है, ये बात आपको बहुत अखरी है। नहीं, निश्चित तौर पर यह अखरने लायक बात। बहुत से लोगों को लगा है कि ऐसा, मुझे भी ऐसा लगा उनका स्टेटमेंट में सुना, बड़े मुझे तो इस बार थोड़ा कॉशियस नजर आया राहुल गांधी। और दोनों चीजें थी सौरभ, कॉशियस ज्यादा इस लिहाज से नहीं कि भारतीय हितों को चोट ना पहुंचे, बल्कि कॉशियस इस लिहाज से कि उन्हें पॉलिटिक्स को चोट ना लगे। जैसे कश्मीर के बारे में जो बात उन्होंने बार बार कही, उन्हें पता है कि उनके साथ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हैं, जिन्होंने ये कहा कि धारा 370 हटाने के बाद एक तिरंगा उठाने वाला हाथ कश्मीर में नहीं मिलेगा। उस दल को लेकर आप साथ चल रहे हैं। और जब पूछा भी गया कश्मीर पर, तो उन्होंने बताया नहीं कि हाँ अभी जो हो रहा है वहाँ पे ठीक है, बल्कि ये कहा कि CWC का रेजोल्यूशन है उसको पढ़ लीजिए। सीधे सीधे बोलते हुए बचे। लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात आप करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आज का फिर से जो बयान है, जबकि हकीकत ये है कि राष्ट्रपति के डिनर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं बुलाया गया है। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्हें भी डिनर का निमंत्रण नहीं दिया गया है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें कैसे निमंत्रण दिया जाता? लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिक्स, वो भी बयान हम दिखाने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं, लेकिन बोले राहुल गांधी तो पहले ही उस पर बोल चुके हैं। पर हम ब्रेक ले लें। सहमत नहीं है। मेरा ये मानना है कि खड़गे जी को राज्यसभा में नेता होने के नाते बुलाया जाए। इस पर हम लोग अभी तफसील से बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का वो जो डिनर है वो आज है और उसी के लिए न्योते की निमंत्रण की बातें सारी हैं, जिसमें खड़गे जी को नहीं बुलाया गया। और अब खड़गे जी ने भी कहा है भाई हुआ तो गलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 60% आबादी का हिंदुस्तान का नेता है, इसको नहीं बुलाया। आप सोचिए क्या सोच होगी भारतीय जनता पार्टी की। G20 की बैठक इस वक्त चल रही है भारत मंडपम के अंदर, और उससे पहले की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब एक एक नेता से प्रधानमंत्री आज सुबह मिल रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात का जरा अंदाज देखिए। बड़ी गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात हुई और गले मिले, पीठ थपथपाई, और तो बड़ा अंतर बहुत, एक तो अनुभव का भी और मुझे लगता है आयु का भी बड़ा अंतर है यहाँ तो। हर्षवर्धन जी, नहीं, निश्चित तौर पर वो है। और थोड़ा सा गर्मजोशी की एक वजह तो ये है ना भाई कि भारत का मूल है, भारत के रिश्ते हैं, और वो एक तरह से कहें तो नरेंद्र मोदी जैसे बिल्कुल नहीं इस बात से सकुचाते कि वो हिंदू हैं, खूब जम के बताते हैं। ऋषि सुनक भी बताते हैं, भले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये दूसरी तस्वीर और देख लीजिए आप, ये सऊदी अरब के जो शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मुलाकात की तस्वीर भी आप देख लीजिए। सऊदी अरब से हमारे बड़े बेहतरीन रिश्ते हैं, और बता रहे थे जफर साहब कल से आपको कि उस देश के साथ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारा ये रिश्ता। ये मुलाकात देख कैसी लगी आपको? नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त। बल्कि मेरे लिए तो ये एज अ मुस्लिम, जो आप पूछेंगे 20 करोड़ हैं मुसलमान, और उनका जो, तो ये तस्वीर के बाद मैं समझता हूँ कि
मुसलमान काफी सॉफ्टन होगा, क्योंकि सऊदी अरब से बड़ा मुसलमानों का कोई इन्फ्लुएंस कोई और नहीं है, कोई नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।